नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई कहानियों के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 21 कहानियां रखी गई है और इन 21 कहानियों पे अक्सर यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कहानी किसकी है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, साथ में जो कहानियां होती है वो किस पत्र पत्रिका में छपी थी या किस कहानी संग्रह से यह कहानी ली गई है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहानी के जो पात्र हैं उनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम कहानी का प्रकाशन वर्ष देखेंगे, उसके लेखक कौन है या उसकी लेखिका कौन है यह देखेंगे, वह कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है या किस पत्रिका में छपी थी यह देखेंगे। साथ में कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और कुछ कहानी जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम वर्ण विषय के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम जो भी कुछ नोट्स बनाते हैं उस पर अपलोड कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों महाराष्ट्र में सेट एग्जाम 26 सितंबर को रखा गया है, यानी कि आज से लगभग 25 दिन बचे हैं। और वहीं यूजीसी नेट की बात करें तो उसको लगभग 35 दिन बचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र सेट का एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है, उसके लिए 25 दिन बचे हैं और जिन लोगों ने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है उसके लिए लगभग 35-36 दिन बचे हुए हैं। तो आइए दोस्तों इन कम दिनों में हम देखते हैं कि हम अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, मेरा ईमेल आईडी है studywithdevanandhindi@gmail.com। आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कहानी दिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी कहानी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहली कहानी जो है वो एक टोकरी भर मिट्टी है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1901 है। तो इसके बाद चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, यानी कि एक प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इसे रखा गया है। साथ में यहाँ पर उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, उसके लेखक और लेखिका कौन है यह यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही यह जो कहानी है यह किस पत्रिका में छपी थी या ये कहानियाँ किस कहानी संग्रह में संकलित है यह भी यहाँ पर दिया गया है। और इन कहानियों के जो प्रमुख पात्र है इनके भी परिचय यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहली जो कहानी है दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। दोस्तों, इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना था, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित थी, परंतु उसे जो शेक्सपियर का नाटक है टेम्पेस्ट, तो उसका अनुवाद माना गया, इसलिए उसे मौलिक कहानी न मान के बाद में जो अनुसंधान कार्य हुआ तो उसमें जो तथ्य सामने निकल कर आए कि जो एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी है वह माधवराव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र इस पत्रिका में छपी थी 1901 में, इसलिए इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया। दोस्तों, इसकी स्टोरी आपको पता ही होगी कि इसमें एक वृद्ध विधवा होती है और उसकी जो झोपड़ी होती है वह जमींदार के घर के मकान के सामने होती है। इसलिए जमींदार चाहता है कि अपना जो महल है उसका जो अहाता, यानी कि अपने महल के जो उसका एरिया है उसको बढ़ाने के लिए वह उसकी झोपड़ी के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो यही कहानी है। तो इसमें दो मुख्य पात्र है, एक है वृद्ध विधवा और दूसरा जमींदार।
दोस्तों स्टोरी के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरी आपको पता होगी। हम कम दिन में अपनी तैयारी बेहतर किस ढंग से कर सकते हैं, इसलिए हम केवल रिवीजन के तौर पे ये वीडियो देख रहे हैं। तो दूसरी जो कहानी है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। यह 1904 में प्रकाशित हुई थी और इसकी जो लेखिका है उनका नाम है बंग महिला। दोस्तों बंग महिला का जो वास्तविक नाम है वह है राजेंद्र बाला घोष। तो बंग महिला इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। एग्जाम में इनके ऊपर भी प्रश्न आता है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है। तो बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। दोस्तों चंद्रदेव से मेरी बातें, यह कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में छपी थी, तो सरस्वती पत्रिका। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के बारे में आप लोग जानते होंगे भली भांति प्रकार से कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह शुरू हुआ था 1900 से। तो 1900 से यह पत्रिका आरंभ हुई थी, जिसे इस पत्रिका का संपादक बनाया गया था 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को, और 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। दोस्तों सरस्वती पत्रिका एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको सरस्वती पत्रिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ के जाना है एग्जाम में। आइए दोस्तों देख लेते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। दोस्तों इस कहानी में जो 1900 का समय है, उस समय अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था। तो उस बात को लेकर अंग्रेजों की एक प्रकार से अंग्रेजों के ऊपर व्यंग्यपूर्ण यह कहानी लिखा गया है। तो इसमें जो कर्जन है उस समय का, उसके ऊपर भी व्यंग्य किया गया है, और अंग्रेजों की जो नीति है उसका पर्दाफाश करने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। आपको स्टोरी पता होगा, इसलिए मैं स्टोरी के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो दोस्तों यह बात ध्यान में रखना है कि चंद्रदेव से मेरी बातें, तो इसमें जो लेखिका है यानी कि बंग महिला, वह चंद्रदेव यानी कि जो चांद है उसे संबोधित करते हुए अपनी बात रखती है। तो इसमें कुछ उदाहरण देकर वे अपनी बात रखती हैं, जिसमें कि यह बताया गया है कि किस प्रकार अंग्रेज वैज्ञानिक तरक्की कर रहे हैं परंतु एक प्रकार से भारत का शोषण कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों का चित्रण चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी में किया गया है। दोस्तों तीसरी जो कहानी है वह है दुलाई वाली। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। दोस्तों इसकी भी लेखिका है बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली यह कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी और इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। दोस्तों मैंने केवल इसमें उन्हीं पात्रों को लिया है जो एग्जाम में या तो आए हैं या आने की संभावना है। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर का हमें अध्ययन किस प्रकार करना है। तो उसमें मैंने बताया था कि आप कम से कम पिछले 5-6 वर्षों का क्वेश्चन पेपर निकालिए और देखिए कि किस पात्र के ऊपर, किस कहानी के ऊपर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं पात्रों को याद कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने जो 2015 से लेकर 2020 के बीच में जो प्रश्न पत्रिका हुए हैं, चाहे वो नेट की बात हो या महाराष्ट्र सेट की बात, तो उसका अध्ययन के आधार पर ही ये नोट्स बनाए हैं। तो ये जो दुलाई वाले हैं, तो इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। एक है बंसीधर, तो बंसीधर जो है, और इनकी जो पत्नी है जिनका नाम है जानकी देवी। तो यह बात ध्यान में रखना कि जानकी देवी नहीं है, यहाँ पर ये जो ग्रामीण शब्द है उसका प्रयोग किया गया है जानकी देवी। और बंसीधर का जो मित्र है वह है नवल किशोर। तो आपको इसकी स्टोरी पता होगी कि किस प्रकार काशी बनारस से वे निकलते हैं और बीच में जो ट्रेन में जो नवल किशोर है
वह दुलाई वाली यानी कि दुलाई वाली एक महिला की भूमिका में आते हैं और किस प्रकार से उनकी जो बीवी होती है वह ट्रेन में अकेली होने के कारण रोती है। तो ये इसी घटनाओं को आधार बनाकर ये लिखा गया है। स्टोरी आपको पता होगी, इसलिए मैं स्टोरी के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है कि आपका कम समय में अच्छा रिवीजन करवा सकूँ, इसलिए स्टोरी के ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। दोस्तों, अगली जो कहानी है वह है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह 1907 में प्रकाशित हुई थी और यह प्रेमचंद की कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से लिखते थे और उनके द्वारा जो कहानी संग्रह लिखा गया था सोजे वतन, तो सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इस कहानी संग्रह में जो 5 कहानियां थी। तो प्रश्न आ सकता है कि सोजे वतन कहानी संग्रह में कितनी कहानियां थी? तो 5 कहानियां थी, जिसमें से एक कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दोस्तों, यह बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह पहले उर्दू की जो जमाना पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी 1907 में, और फिर इसी कहानी को 1908 में सोजे वतन इस कहानी संग्रह में प्रकाशित किया गया था। तो अगर प्रश्न आए कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो जमाना पत्रिका में। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1907 में। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी? तो सोजे वतन में, और यह कहानी संग्रह 1908 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, ये जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है इसकी स्टोरी आपको पता होगी। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पात्र हैं, तो पात्रों के माध्यम से मैं इसकी स्टोरी संक्षेप में बता रहा हूँ कि इसका जो मुख्य पात्र है वह है दिल फिगार। वह दिल फरेब से प्रेम करता है और जो दिल फरेब है वह कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेम को तभी स्वीकार करूंगी जब तुम मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन ला कर दोगी। तो इसलिए दिल फिगार जो है वह निकर पड़ता है। तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है काला चोर से, जिसे फांसी दिया जाना होता है। तो वहां पर थोड़ी उसकी कहानी बताई जाती है और काला चोर जिसको फांसी पर लटकाया जाना होता है, उसके आंख से जो आंसू गिरता है वह उसे लेकर जाता है और दिल फरेब को दिखाता है और कहता है कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो वो कहती है कि यह कीमती अवश्य है, पर इससे भी कीमती दुनिया में कुछ और है, तुम उसे लेकर आओ। तो फिर दिल फिगार लेकर आता है। तो उसे एक ऐसी स्त्री दिखाई देती है जिसका पति मर चुका है और वह अपने आप को उस चिता में समर्पित कर देती है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो 1900 और उससे पहले का जो समय है, उस समय में सती प्रथा समाज में व्याप्त थी। तो सती प्रथा में पति के मरने के बाद पत्नी अपने आप को चिता में समर्पित कर देती थी। तो उस सती जो अपने पति के चिता में अपने आप को आहूत कर देती है, समर्पित कर देती है, तो उसकी राख को लेकर जाता है और दिखाता है कि ये जो भारतीय नारी है जो कि अपने पति या जो इतनी पतिव्रता होती है उसका चित्रण उसमें किया गया है, तो उसकी राख को लेकर जाता है। तो दिल फरेब कहती है कि इससे भी कीमती कुछ चीज है जिसे लेकर आओ। तो अंतिम में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह बुजुर्ग आदमी दिल फिगार को कहता है कि तुम हिंदुस्तान में जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान की भूमि ही ऐसी भूमि है जिसमें तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्राप्त हो सकता है। तो दिल फिगार आता है हिंदुस्तान में। तो वहां पर जब वह आता है तो उसे हिंदुस्तान में दिखाई देता है कि
युद्ध हुआ होता है, वहां पर कई लोग मारे गए होते हैं, कई लोग घायल होते हैं, तो वहीं उसे एक वीर सिपाही दिखाई देता है जो कि अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वह लड़ता है और अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो यहाँ पर इनकी आपसी संवाद दिखाए गए हैं इस कहानी में, और अंत में यह कहा गया है कि जो खून का कतरा अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए बहे या गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होता है। और जो दिल फिगार होता है वह उस सिपाही के खून के कतरे को लेकर जाता है और दिल फरेब को दिखाता है, और दिल फरेब भी स्वीकार कर लेती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वही है जो अपने देश की हिफाजत के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर दे। तो यही कहानी है दोस्तों। यह स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमें पात्रों के नाम याद नहीं होते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि पात्र के नाम याद करने का सबसे आसान यही तरीका है कि उस पात्र की उस कहानी में, उस नाटक में, उस उपन्यास में क्या भूमिका रही है, उस भूमिका को आप याद कर लीजिए, फिर आपको कभी भी यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पे थोड़ा आपको बताया है। तो आपको ऐसे ही करना है। यह मैंने केवल कहानी का लिया है, इसके साथ ही आप उपन्यास, नाटक जो भी है उसका भी अध्ययन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पात्रों का नाम याद करने का सबसे यही आसान तरीका है कि आप उसकी भूमिका को याद कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसके जो पात्रों का मैंने परिचय दिया है, इसी प्रकार आप सभी कहानियों के, नाटकों के, उपन्यासों के पात्रों को याद करोगे तो आपको कहानी भी याद रहेगी, उसकी विषय वस्तु, उसके अंदर किस समस्या का चित्रण किया गया है, लेखक का वह रचना लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सभी चीजें आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगी। तो आइए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, पर अगर आप ध्यान के साथ इसे सुनोगे तो आपको एग्जाम में इसका फायदा होगा। दोस्तों अगर वीडियो लंबा होगा तो हम इसे 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे। तो अगला जो कहानी है 5 नंबर का, कानों में कंगना। दोस्तों कानों में कंगना यह 1913 में प्रकाशित हुआ था और यह कहानी है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है कि कानों में कंगना यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि वे देखते हैं कि दुलाई वाली, उसने कहा था, चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वे कानों में कंगना को भी यह मान लेते हैं कि यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। परंतु यह बात आपको ध्यान में रखना है कि इनमें जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं और दुलाई वाली और उसने कहा था, ये तीनों ही कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किंतु कानों में कंगना यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और दोस्तों इसके जो पात्र हैं वह है किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, किन्नरी, मोहन और जूही। दोस्तों इसकी स्टोरी भी आपको पता होगी कि नरेंद्र का पहले किरण से प्रेम होता है, फिर किरण के जो पिता हैं वह है योगेश्वर। तो इसमें यह दिखाया गया कि नरेंद्र योगेश्वर के पास शिक्षा लेने के लिए जाता है और उसे किरण से प्रेम हो जाता है, फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और बाद में जब किरण शादी कर कर नरेंद्र के घर में आती है तो कुछ दिनों के बाद नरेंद्र का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है मोहन। तो वह मोहन की संगति में पड़कर वह कोठे पर जाने लगता है और वहां पर उसकी जो मुलाकात होती है वो किन्नरी से होती है। वो किन्नरी के रूप सौंदर्य को देखकर उसके प्रति आकर्षित होता है और अपनी सारी संपत्ति को वह लुटा देता है। तो इसी कहानी को आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है कि उस समय जो समाज में
जो वेश्योगमन गमन की जो प्रवृत्ति थी कि बहुत से जो अमीर थे, सामंत थे, वो वेश्याओं के पास जाते थे, कोठों पर जाते थे और अपनी सारी संपत्ति को लुटा देते थे। तो इसी समस्या को आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है। तो इसमें यह पात्र आपको ध्यान में रखना है कि किरण इसकी नायिका है, नरेंद्र इसके नायक है। किरण के जो पिता है उनका नाम है योगेश्वर। नरेंद्र का मित्र है मोहन, जिसके साथ वह किन्नरी के पास पहली बार जाता है। किन्नरी वह वेश्या है। और जो किरण है, किरण की एक नौकरानी होती है जूली। तो आगे हम देखते हैं। उसने कहा था, दोस्तों उसने कहा था यह हिंदी की काफी प्रसिद्ध कहानी है, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 और इसके जो लेखक है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी जी ने केवल 3 कहानी लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और इन तीनों कहानी में उनकी जो कहानी है उसने कहा था, यह काफी प्रसिद्ध हुई थी। और इसी कहानी के जरिए हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी कहानी लेखक के रूप में देखते हैं, जानते हैं। तो उसने कहा था, यह कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। और इसकी स्टोरी भी आपको पता होगी कि जो अंग्रेजों का जर्मन के साथ युद्ध होता है, उसी युद्ध को आधार बनाकर, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसी घटना को आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भारत के भी जो सिपाही होते हैं वह जाते हैं और वहां पर जो जर्मन के सिपाही होते हैं उनसे युद्ध करते हैं। तो इसी घटना को बनाकर, और इसमें दोस्तों जो प्रेम का आदर्श रूप है यह दिखाया गया है। इस स्टोरी के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल इनके पात्रों की भूमिका में आपको बता देता हूं संक्षेप में। लहना सिंह जो कि इस कहानी का नायक है और इसे बचपन में प्रेम होता है सूबेदारनी से। और सूबेदारनी का जो पति है वह है हजारा सिंह। यानी कि आपको पता होगा कि लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों ही अपने मामा के घर आए होते हैं और बाजार में दही लेने के लिए आते हैं और सूबेदारनी किराना लेने के लिए आती है। तो आपस में उनकी मुलाकात होती है, बात होती है। लहना सिंह सूबेदारनी से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है, अर्थात कि तेरी सगाई हो गई है, और वह दत्त कहकर भाग जाती है। तो यह घटनाएं चलते हैं। तो लहना सिंह इसका नायक है, जिसे प्रेम होता है सूबेदारनी से, पर विवाह नहीं हो पाता है। सूबेदारनी का जो विवाह है वह हजारा सिंह से होता है। हजारा सिंह और सूबेदारनी का एक बेटा भी होता है, जिसे कहते हैं, जिसका नाम है बोधा सिंह। बोधा सिंह जो युद्ध के समय में बीमार रहता है, उसकी सेवा करता है लहना सिंह। और जो वजीरा सिंह है तो वहीं का एक सिपाही है इनके साथ का। और कीरत सिंह, दोस्तों कीरत सिंह एक कोई पात्र नहीं है, परंतु इस पात्र का जिक्र आया है लहना सिंह की भतीजे के रूप में। तो लहना सिंह का भतीजा है कीरत सिंह। तो यह स्टोरी आपको पता होगी, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। दोस्तों अगली जो कहानी है वह है आकाशदीप। तो आकाशदीप जो कहानी है दोस्तों, यह जयशंकर प्रसाद का है और यह 1928 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको 1929 मिल सकता है, परंतु प्रामाणिक पुस्तकों में अगर आप देखो तो आकाशदीप, इसका जो कहानी संग्रह है उसका नाम ही है आकाशदीप, और यह कहानी संग्रह 1928 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें एक कहानी है जिसका नाम है आकाशदीप। इसमें दोस्तों आपको पता होगा कहानी, इसमें एक समुद्री
जो डाकू लुटेरा कह सकते हैं बुद्धगुप्त है, उसे चंपा से प्यार होता है और उसमें एक जो खलनायक की भूमिका में रहता है उस समय मणिभद्र। तो बुद्धगुप्त मणिभद्र को मारकर जो जहाज है, समुद्री जहाज है, उस पर कब्जा करता है। फिर वे एक द्वीप पर जाते हैं और उस द्वीप का कोई नाम नहीं होता है, इसलिए उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख दिया जाता है। तो यही कहानी है। कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं आपको केवल इन पात्रों की भूमिका बता रहा था कि चंपा जो है इसकी नायिका कह सकते हैं और बुद्धगुप्त इसका नायक है और मणिभद्र यह जिस जहाज पर ये दोनों बंधी रहते हैं उसका नायक रहता है। और जया एक कह सकते हैं आदिवासी लड़की है। जब चंपा द्वीप का निर्माण होता है तो वहां पर चंपा की सेवा करने के लिए उसकी जो दासी कहे, नौकरानी कहे, जो भी कह ले, तो वह उसका नाम होता है जया। तो दोस्तों अगली जो कहानी है जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। दोस्तों यह कहानी पहली बार विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1929 में। तो इसलिए कहीं कहीं पर आपको अपना अपना भाग्य यह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1929 मिल सकता है, परंतु यह ध्यान में रखना है कि 1929 में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद यह कहानी 1931 में वातायन जो कि जैनेन्द्र का एक कहानी संग्रह है, तो उसमें यह कहानी अपना अपना भाग्य संकलित है। तो दोस्तों अपना अपना भाग्य इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार और यह कहानी वातायन इस कहानी संग्रह में संकलित है। और इसमें जो पात्र हैं वह हैं, एक तो लेखक है, दूसरा लेखक का मित्र और तीसरा जो पात्र है वह 10 वर्षीय बालक है, यानी कि लड़का है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। दोस्तों अगला जो कहानी है, तो अगला जो कहानी है ईदगाह। तो ईदगाह यह कहानी प्रेमचंद की है और दोस्तों यह काफी प्रसिद्ध कहानी है। आप लोगों ने में से जिसने भी हिंदी पढ़ा होगा स्कूल में, सभी ने लगभग हिंदी पढ़ा होगा, तो स्कूल के दिनों में यह ईदगाह कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है और दोस्तों यह कहानी 1933 में प्रकाशित हुई थी। और यह ईदगाह कहानी प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह है वह है। आप लोग जानते होंगे कि प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है और उन 300 कहानियों को या 300 से अधिक जो कहानी है उन्हें मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। तो उसमें 8 भागों में से जो पहला भाग है उसमें है ईदगाह कहानी। दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी दोस्तों बहुत बार ये गलतियां कर देते हैं कि वे छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये तो एक बार पढ़ने से हो जाएगा, परंतु दोस्तों इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको दोस्तों इसका रिवीजन समय समय पर करते रहना है कि जो कहानियां है, कविता है, निबंध है, वह किस कहानी संग्रह से, निबंध संग्रह से या कविता संग्रह में संकलित है। क्योंकि यूजीसी नेट में कहानियों के ऊपर, कविता के ऊपर और निबंध के ऊपर अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ कहानी दिए होते हैं, निबंध दिए होते हैं और पूछा जाता है कि यह कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है या यह कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको दोस्तों यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानी, कविता और निबंध हैं उन्हें आपको यह ध्यान में रखना है कि वह किस संग्रह से लिए गए हैं। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यह सभी चीजें एक जगह पर इकट्ठा करके दें। दोस्तों अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसके बाद उपन्यास के माफ कीजिए कविता और नाटक के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि
उसके प्रकाशनवश वह नाटक कितने अंकों में प्रकाशित है, उसके प्रमुख पात्र और उस पात्रों की भूमिका क्या है। परंतु दोस्तों अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो ही उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे ईदगाह कहानी, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक है प्रेमचंद और यह प्रेमचंद का जो मानसरोवर है उसके भाग 1 में संकलित है। दोस्तों इसमें तो ईदगाह में ऐसे कई पात्र हैं, परंतु अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह अमीना और हामिद। तो यूजीसी नेट और महाराष्ट्र के जो सेट हैं उस एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है कि ये 2 प्रमुख पात्र हैं, इनके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी पात्र हैं, आप इन्हें कहानी में देख सकते हो, उन्हें भी आप एक बार 2 बार जरूर पढ़ के जाइए। परंतु इसमें मैंने केवल 2 ही पात्रों को जगह दी है। एक जो कि अमीना दादी होती है, और इसकी स्टोरी आपको पता होगा कि जो हामिद होता है वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर जाता है। तो मेले में जाते हैं, दादी ने उसे कुछ पैसे दिए होते हैं 3 आना, और उस 3 आने की वो चिमटा खरीद कर लेकर जाता है। तो यह कहानी थी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी। दोस्तों 10 नंबर का कहानी है गैंग्रीन। दोस्तों गैंग्रीन कहानी यह सबसे पहली बार गैंग्रीन नाम से 1937 में प्रकाशित हुई थी, और इसके जो लेखक हैं उनका पूरा नाम है अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। तो इनका जो उपनाम है कह सकते हैं वह अज्ञे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने चर्चा किया था कि अज्ञे को अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार ने क्यों दिया, कैसे दिया, इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि अज्ञे यह नाम इन्हें जैनेन्द्र कुमार ने दिया था। इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी अभी मैं नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो गैंग्रीन जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था, इसके लेखक हैं अज्ञे, और यह गैंग्रीन कहानी विपथगा जो कि अज्ञे का कहानी संग्रह है, इसमें प्रकाशित हुआ था, इसमें संकलित है। और इसमें दोस्तों जो मुख्य पात्र है वह है मालती। जो मालती है, इसमें दोस्तों जो लेखक है, लेखक की भी भूमिका है। लेखक जो कि रिश्ते में मालती के भाई लगते हैं, और वे मालती के घर जाते हैं, और वहां पर मालती के जो पति हैं डॉक्टर महेश्वर, उनसे मुलाकात होती है, और मालती के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है विवाह के बाद उसका चित्रण इसमें किया गया है कि किस प्रकार मालती बचपन में काफी शरारती थी, पुस्तकें पढ़ती थी, स्कूल से भाग जाया करती थी, परंतु शादी के बाद वह कितनी बदल गई है, वह अपने दैनिक जीवन में कितनी व्यस्त हो गई है। तो इसी समस्या को लेकर यह कहानी लिखी गई है। और इसमें जो टीटी है वह मालती की छोटी बच्ची है। तो दोस्तों गैंग्रीन कहानी को बाद में अज्ञे जी ने 1990 में यह प्रकाशित हुआ था। तो जो विपथका है उसकी जो बाद में नया संस्करण निकला, तो उसमें गैंग्रीन कहानी की जगह इसे नाम दे दिया गया रोज। तो गैंग्रीन कहानी को ही बाद में रोज नाम से प्रकाशित किया गया है। दोस्तों प्रश्न आते हैं कि गैंग्रीन कहानी को बाद में किस नाम से प्रकाशित किया गया। तो गैंग्रीन कहानी को बाद में 1990 में रोज नाम से प्रकाशित किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में जो बाकी 11 कहानी बचे हुए हैं उनका प्रकाशन वर्ष, उसके लेखक, वे कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है या किस कहानी संग्रह में संकलित है, उसके प्रमुख पात्र क्या है, उन पात्रों की भूमिका क्या है उस कहानी में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।